हेलो। हाँ, हम तक कल हमने जो शैक्षिक प्रबंध पढ़ा था उसके आगे हम आज करते हैं शुरुआत कि शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा पर प्रकाश डालने से पहले हम प्रबंध शब्द को समझना नितांत आवश्यक है कि प्रबंध क्या है। इसको हमें समझना पड़ेगा। तो प्रबंध मनुष्य की सभी क्रियाओं में अंतर्व्याप्त हैं, यानी हर क्रिया जो भी हम क्रिया करते हैं उसमें प्रबंध शब्द आता है। हम किसी भी काम को प्रबंध किसी किसी न किसी कोई न कोई प्रबंध के माध्यम से हम करते हैं। किसी न किसी प्रकार से हम जो करते हैं तो सबसे पहले उसका हम प्रबंधन करते हैं कि हमें वो काम किस प्रकार करना है। यह सभी प्रकार की सामूहिक और संगठित क्रियाओं को एकीकृत करने की शक्ति है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं तब उसकी क्रियाओं और प्रयासों को समन्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त संसाधनों को इस तरह से संगठित और उपयोग करना पड़ता है कि अनुकूलतम परिणामों की प्राप्ति हो सके। यानी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनको इस तरह से संगठित करके उनका उपयोग इस प्रकार करना कि हमें जो परिणाम चाहिए होते हैं वो परिणाम हमें प्राप्त हो सके। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों और संसाधनों को एकीकृत करके उन्हें कार्यात्मक और फलदायक बनाने की प्रक्रिया ही प्रबंध कहा जाता है। यह संगठनात्मक जीवन के आधारभूत समन्वयकारी और जीवन उत्प्रेरक प्रक्रिया है। जैसे जैसे संगठित क्रियाओं के क्षेत्र, आकार और जटिलता में वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रबंध कार्य की मात्रा, महत्ता भी बढ़ती जाती है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान एक संगठन के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व और बहुमुखी विकास करना होता है। यह संगठन जिन तत्वों से मिलकर बना होता है वे 4 प्रकार के होते हैं। भौतिक, इसके अंतर्गत विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल का मैदान, छात्रावास, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये सभी आते हैं। मानवीय के अंतर्गत इस छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रबंध कमेटी के सदस्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रसिद्ध शिक्षाविद, विद्यालय पर्यवेक्षक सभी आते हैं। वित्तीय के अंतर्गत शैक्षणिक संस्था के वित्तीय मुद्दे, विद्यालय और कॉलेज की फीस, अनुदान, कोष, ये सभी सम्मिलित होते हैं। और सैद्धांतिक में संस्था को चलाने हेतु अन्य तत्व जैसे समय सारणी, टाइम टेबल, अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, नियम, सिद्धांत, ये सारे सैद्धांतिक के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक प्रबंध यह शक्ति है जो इन 4 तत्वों के बीच तालमेल बैठाकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उस संगठन को अग्रसर करता है। शैक्षिक संगठन को नीचे मैंने यहाँ पे एक चित्र दिया है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भौतिक तत्वों का प्रबंध, ये शैक्षिक प्रबंध में एक भौतिक तत्वों का प्रबंध होता है, वित्त का प्रबंध किया जाता है, मानवीय तत्वों का प्रबंध किया जाता है और सिद्धांतों का प्रबंध किया जाता है। इन सभी के प्रबंध के माध्यम से शैक्षिक प्रबंध किया जाता है। परिभाषाएं, हेरोल्ड कुटज कहते हैं कि अनौपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ उसके द्वारा कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। जेम्स एम लुंडी कहते हैं कि प्रबंध मुख्यतः विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य है। ग्लोइक कहते हैं प्रबंध से आशय किसी संस्था के मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण प्रयोग से हैं। और जॉर्ज टेरी कहते हैं कि प्रबंध लोगों के कार्य करने की कला है, यानी हम किस प्रकार से काम करते हैं वो कला ही हमारा प्रबंध कहलाती है। हमारे काम करने की जो कला है वो प्रबंध कहलाती है कि हम काम किस प्रकार करते हैं। किसी भी काम को करने का ढंग प्रबंध कहलाता है। प्रबंध करने के आशय पूर्वानुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने, समन्वय करने और नियंत्रण करने से हैं। इन सभी परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक प्रयासों की सहायता से मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करके संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है तथा इसमें नियोजन, निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय और नियंत्रण सभी कार्य शामिल होते हैं। दूसरी ओर शैक्षिक प्रबंध एक संकीर्ण अवधारणा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अन्य लोगों के साथ सहयोग और समन्वय का वातावरण बनाते हुए शिक्षण संस्थान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं व गतिविधियों, संगठन
एवं संचालन करता है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन क्या है? गत्यात्मक प्रक्रिया। शैक्षिक प्रबंधन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है क्योंकि यह समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार ढलती और बदलती रहती है। शिक्षा का प्रबंध देश, काल और वातावरण, समय, वहाँ की परिस्थिति और वातावरण के अनुसार ढलती और बदलती रहती है। हम कुछ समय पहले जाए, कुछ अलग प्रकार से शिक्षा प्रक्रिया और उसका संगठन था, अभी काफ़ी कुछ बदल गया है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलती रहती है। पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। संगठित प्रक्रिया, यह एक संगठित प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का समूह एकजुट होकर कार्य करता है। और उद्देश्यों की विद्यमानता, शैक्षिक प्रबंध शैक्षणिक संगठन के उद्देश्यों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। उद्देश्य उन गंतव्यों को निर्देश करते हैं जिन्हें शैक्षिक संगठन द्वारा प्राप्त किया जाना है, यानी उद्देश्य इसमें विद्यमान रहते हैं। हमें कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं, उसी के आधार पर हमें शैक्षणिक प्रबंधन किया जाता है। संसाधनों के बीच समन्वय, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के सम्मुख सभी संसाधनों को उपलब्ध करवाया जाता है। वह अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करते हुए इसके बीच संबंधों की स्थापना करता है और वांछित परिणाम की प्राप्ति करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें मानवीय संसाधन की विशिष्ट भूमिका होती है। प्रबंधक मानवीय संसाधनों की वांछित परिणामों की प्राप्ति की दिशा में क्रियाशील बनाता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया के तत्व नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी किसी भी देश संस्कृति की शैक्षणिक संस्थाओं में कमोबेश देखे जा सकते हैं। अंतर विषयक उपागम, यद्यपि शैक्षणिक प्रबंध ज्ञान की नवीन शाखा के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हेतु प्रयासरत है, परंतु इसके सिद्धांत और अवधारणाएं व्यावसायिक प्रबंध और मनोविज्ञान से ग्रहण किए जाते हैं। अधिकार सत्ता, प्रबंध एक अधिकार सत्ता की प्रणाली है। प्रबंधक ही किसी शैक्षणिक संस्था में कार्य निष्पादन हेतु आदेश निर्देश देते हैं, नियम विनिमय बनाते हैं और कार्य प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। यह एक अदृश्य कौशल है। कुछ विद्वानों ने इसके स्वरूप को अमूर्त और अस्पष्ट बताया है। इसका मत है कि किसी संगठन में प्रबंध की जानकारी उनके द्वारा किए गए परिणामों से होती है। संयोगिक प्रकृति, शैक्षणिक वातावरण सदैव ही बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है। यही कारण है कि शैक्षणिक प्रबंध की विधियाँ, तकनीक और सिद्धांत, ये तीनों ही परिस्थिति और वातावरण के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। शैक्षणिक प्रशासन के विभिन्न प्रकार, शैक्षणिक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ शिक्षा वातावरण के प्रशासन के नियमों सिद्धांतों के उपयोग से है। वास्तव में प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेवा, सर्विस, या वो कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। सरलतम शब्दों में प्रशासन एक चेतनापूर्ण ध्येय की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नियोजित कार्य है। लूथर के शब्दों में प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से है। प्रत्येक संगठन के अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति एकत्रित किए गए व्यक्तियों का समूह होता है। प्रशासन वह शक्ति है जो किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी संगठन का नेतृत्व, पद प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है। यह एक उच्च स्तरीय कार्य है जो किसी संगठन के उद्देश्य या नीतियों से संबंध रखता है। प्रशासन का प्रमुख विषय सत्ता पर अधिकार माना जाता है। सत्ता का अधिकार किसी बिंदु पर आधारित है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है, इस आधार पर प्रशासन के दो प्रकार बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एक तो होता है केंद्रीयकरण। प्रशासन के दो प्रकार होते हैं। केंद्रीयकरण यह व्यवस्था है जिसके निर्णय, अधिकारी एवं दायित्वों को उच्च प्रशासक अपने पास सुरक्षित रहते हैं तथा निम्न स्तरों का प्रत्यायोजन नहीं करते। उदाहरण के लिए किसी विश्वविद्यालय की फीस बढ़ोतरी में संबंधित निर्णय सिर्फ उसके सीनेट के सदस्यों के द्वारा ही लिया जाता है, उसे केंद्रीयकरण कहा जाता है, जिसके निम्न लक्षण होते हैं कि निर्णय सत्ता उच्च स्तर पर केंद्रीय बिंदु पर केंद्रित होते हैं। संस्था के सभी निर्णय उच्चाधिकारियों द्वारा ही लिए जाते हैं और अधीनस्थ केवल आदेशानुसार कार्य करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो सिर्फ और सिर्फ आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, वो निर्णय नहीं ले पाते। सिर्फ जो उच्च अधिकारी है वही निर्णय लेते हैं। अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत कम किया जाता है और सारे अधिकार उच्च प्रशासकों के पास सुरक्षित रहते हैं। विकेंद्रीकरण, दूसरी है विकेंद्रीकरण। वह व्यवस्था है जिसके संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक, जहाँ तक कि व्यवहारिक हो, निर्णय अधिकारियों एवं दायित्वों का वितरण किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली सुधार से संबंधित निर्णय में उसके शिक्षकों के अतिरिक्त
अभिभावकों, समाज के बुद्धिजीवियों, लोगों, निर्माताओं, विभिन्न संकायों द्वारा प्रतिनिधियों आदि का सुझाव लिया जाता है, तब ऐसी व्यवस्था को विकेंद्रीकरण प्रशासन कहते हैं। और इसके लक्षण इस प्रकार की, यह संगठन के प्रत्येक स्तर के सत्ता के व्यापक वितरण का परिणाम है और इसमें अधीनस्थों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यानी सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की भूमिका नहीं, उसके अधीनस्थ जो काम करते हैं कर्मचारी, उनकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह प्रत्यायोजन का विकसित रूप है। इसमें संगठन के निचले पदों तक आधिकारिक मात्रा में निर्णय लिए जाते हैं जो अत्यंत महत्व के होते हैं। उच्च प्रशासक अपने अधीनस्थों के निर्णयों का प्रतिदिन मूल्यांकन नहीं करते, वरन वे यह मानते हैं कि निर्णय ठीक से लिए गए होंगे। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक संगठन में प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही होता है। पूर्ण विकेंद्रीकरण किसी भी संगठन में संभव नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ संगठन पर कोई नियंत्रण नहीं होने वाली स्थिति से है, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। प्रशासन प्रक्रिया किस प्रकार से नियोजित होती है? नियोजन जो करते हैं, सभी में समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन और संगठन, ये 4 इनके प्रमुख तत्व हैं, जो कि जिनमें चारों में समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है और इस प्रकार से ये काम करते हैं। थैंक यू।